नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। नगर निकाय के चुनाव जोरों में हैं और आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ हैं जनपद हमीरपुर के नगर सुमेरपुर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सेवहरे, जिन्होंने नगर पंचायत सुमेरपुर से अपनी अध्यक्ष पद की दावेदारी जनता के सामने रखी है। अब 11 मई के चुनावी नतीजे बताएंगे कि जनता किसको जीत का सेहरा पहनाती है और किसको नहीं पहनाती। पर उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर धीरेन्द्र सेवहरे के साथ कितनी जनता है और आखिर ये जनता धीरेन्द्र सेवहरे को इतना क्यों सहयोग कर रही है। आखिर धीरेन्द्र सेवहरे के द्वारा ऐसे क्या क्या कार्य किए गए हैं जो जनता इतना उनसे प्रभावित है। चर्चा करते हैं कि धीरेन्द्र सेवहरे ने आखिर अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या बात कही है, चुनावी घोषणा पत्र और उनके मुद्दे। आज नगर के बहुचर्चित एक ऐसे प्रत्याशी जिनकी चर्चा नगर में चल रही है जोरों में, और हर प्रतिद्वंदी कहीं न कहीं इनसे ही प्रतिद्वंदी अपने आप को समझ रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो फाइट होगी इन्हीं से होगी। अब हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने जनता के लिए क्या क्या मुद्दे बनाए हुए हैं। धीरू सर, हर जो सुमेरपुर में जो नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसमें जितने भी प्रतिद्वंदी हैं सभी कहीं ना कहीं आपसे फाइट को मानते हैं कि आपसे ही फाइट होगी किसी की। तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जो आपको प्यार दे रही है वो क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले समस्त जनता को मेरा प्रणाम। जनता के बीच जो प्यार स्नेह मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि जनता के बीच जब से हम हैं तब से विगत कुछ वर्षों से कुछ ऐसे काम किए हैं, केवल बातें नहीं की, केवल ऐसी चीज़ें नहीं की, केवल नेतागिरी नहीं की, समाज सेवा की है और वास्तविक समाज सेवा की है। इसलिए जनता का आज प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और जो आगे आने वाले समय में यदि मौका मिला तो जो हमारा मैनिफेस्टो है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें चाहे किसान के लिए हो, उसके लिए जो हमने गौशाला चलाई, ऐसी गौशालाएं 2 बनाई जाएंगी ताकि किसान कम से कम मिनिमम 2 फसल तो ले ही सके, और अगर अच्छा मेहनत करता है किसान तो 3 फसल भी ले पाए। इसी तरह छात्रों के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे मिनी स्टेडियम है। मिनी स्टेडियम के साथ साथ वहाँ पर एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय के साथ साथ क्रीड़ालय, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में है हर फील्ड को लेकर। हम अभी यही जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या क्या काम आपने किए हैं जो कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता या सुमेरपुर की जनता जाने कि आपने क्या क्या इससे पहले काम किए हैं, जिससे कि जनता को पता चले कि जिस प्रत्याशी को चुनाव कर रहे हैं वो प्रत्याशी वादे नहीं कर रहा, वो पहले से ही समाज सेवा में लगा हुआ। ये नगर में जैसे मान लीजिए कांसीराम कॉलोनी बाकी रोड में बोर खराब था और वहाँ पर बहुत दिक्कत थी। लोग एक ही हैंडपैप था और लमसम 200 कमरे हैं, 200 हो या 150 हो। अब 150 कमरों का मतलब आप समझ रहे हैं 150 बाल्टियाँ एक साथ लग जाना। सुबह पानी की ज़रूरत उतने ही समय सबको होती है, रोज़ वहाँ लड़ाइयाँ होती थी। तो आज नहीं, 1 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले हमने वहाँ बोर कराया था। बोर फेल हो गया था, बोर को रिबोर कराया, मोटर नहीं डलाई और पूरी में पाइपलाइन डलवाई गई। इसी तरह रामनगर एक बस्ती है सुमेरपुर में, उस बस्ती में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी पानी की। वहाँ भी चूँकि भरुआ में लगभग 70% ऐसी बस्ती है जहाँ पानी की आज भी समस्या है। तो चूँकि हम पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ा बन पड़ा हमसे वो किया गया। चूँकि मेरा मानना ये है कि अगर भगवान ने आपको थोड़ी सी सक्षमता प्रदान की है तो उसका उपयोग जनहित के लिए करना चाहिए और वैसा ही किया गया। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आपने अपने कुछ आर्थिक स्थिति से कुछ हिस्सा आपने समाज सेवा में किया है। अब हम आपके घोषणा पत्र में जो कुछ बातें करेंगे। आपने जो घोषणा पत्र में जो युवाओं के लिए रोजगार के लिए बात की है कि जो यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है उसके माध्यम से आप यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, तो इंडस्ट्रियल एरिया एक अलग विषय है। तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में और नगर पंचायत को किस प्रकार से इंटीग्रेट करके रोजगार की व्यवस्था करेंगे? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक अलग विषय है, नगर पंचायत एक अलग विषय है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया चला तो वहाँ भी लोग ही रहे हैं, लोग ही चला रहे हैं। और उनसे जब बैठ के बात होगी, एक टेबल पे बैठा जाएगा और उनसे बात की जाएगी और उनको ये भरोसा दिलाया जाएगा कि सुमेरपुर के लोगों को जो नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आए दिन यहाँ स्ट्राइक करेंगे, आए दिन परेशानी खड़ी होगी। उनको ये बैठ के भरोसा हम दिलाएँगे कि आपको ऐसी, यानी कि आप यदि नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं तो आप जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जो भी यहाँ का यूनियन बनेगा उसकी जिम्मेदारी होगी और वो कोई भी प्रकार के इस तरह के स्ट्राइक नहीं होगा। बिल्कुल हमारा दोनों पक्षों में ये काम होगा कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री संचालन जो कर रहे हैं वो मज़दूरों के साथ अच्छे से बर्ताव करें और मज़दूरों के
प्रति, फैक्ट्री मालिक के प्रति भी हमारा ये कर्तव्य होगा कि मज़दूर भी उनको बेवजह न परेशान करें। अन्ना जानवरों के लिए आपने एक गौशाला भी बनाई थी और बहुत अच्छी यहाँ नगर में चर्चित भी रही है। सरकार ने भी यहाँ पे कान्हा गौशाला बनाई है, पर उसके बावजूद अन्ना जानवर यहाँ किसानों को प्रभावित करता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप अन्य गौशाला खोल के अन्ना जानवरों की सारी समस्या खत्म कर देंगे? कई वर्षों से जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे, आज नहीं है, तो उन्होंने कई वर्षों लगातार जानवर बंद कराए। गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गौवंशों को रखा गया। इस बार पता नहीं उनका क्या मन हुआ, क्या मिजाज हुआ, कैसे क्या हुआ, इस चीज़ की तो जानकारी नहीं है मुझे। उन्होंने वहाँ गौवंशों को रखने से मना कर दिया, जो सभी किसानों को पता है। और जो कान्हा गौशाला है उसमें वो चूँकि पूरे जानवर नहीं आ सकते थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, किसान परेशान थे, 2 बार 4 बार फसल का टाइम आ गया था। किसानों ने हमसे कहा इस चीज़ को, हमने गौशाला खोली। गौशाला खोलने के साथ कुछ दिन बाद नगर पंचायत की जो परिसीमन है वो बदल गया, ऐसी आ गई सीट। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने हमसे कहा कि सीट बदल गई, आप इसको छोड़ सकते हैं। किसानों ने कहा भैया हम क्या करें, हम सीट बदल गई। तो हमने कहा देखिए, पहली चीज़ इससे दो फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो किसान का फ़ायदा तो है, ये बात बिल्कुल सही है। और लेकिन दूसरा एक फ़ायदा ये है कि गौवंश जो गाय माता है, अगर वो हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, बेचारी मारी मारी घूम रही हैं, अगर हम उसके लिए इतना कर पा रहे हैं तो हमारा उतना करने में थोड़ा सा अगर हमारा आर्थिक तौर पे कुछ उससे होता है तो वो ऑटोमेटिक और पूरा होगा, उससे डबल मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए ऐसे काम। बिल्कुल, आपकी बात तो सही है। तीसरा पॉइंट, आपने युवाओं के लिए स्टेडियम की, स्विमिंग पूल की और जिम की ये सारी चर्चा की है। नगर पंचायत सुमेरपुर में ज़मीन तो बहुत है, पर अधिकांश ज़मीनों में कब्जा है। जब अधिकांश ज़मीनों में कब्जा होगा तो स्टेडियम और अन्य चीज़ विकास निर्माण कैसे हो पाएगा? देखिए, नगर पंचायत में अब कितनी ज़मीनें हैं, कितनी ज़मीनों पे कब्जे हैं, ये अभी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जब यदि नगर पंचायत में हम जाते हैं तो इस चीज़ को देखेंगे, कहाँ ज़मीनें हैं, कैसे हैं, लेखपाल से समझेंगे उस चीज़ को, और इस चीज़ का समस्या का हल निकाला जाएगा। कुछ ना कुछ हल निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा इसका। सुमेरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुमेरपुर की एक ग्राम पंचायत के स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था है। यहाँ पर इतनी व्यवस्था जो यहाँ पर है वो गाँव में होती है, और सुमेरपुर आज 1 लाख आबादी का शहर है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह का प्राइवेट नर्सिंग होम भी नहीं है कि जिससे लोग, चूँकि ये प्राइवेट अगर होगा भी तो गरीब लोग इलाज भी नहीं करा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो होना ही चाहिए, और इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं और ये संभव भी है। पर हाउस टैक्स एक नगर पंचायत का इनकम, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है यदि आप लोग पुरानी दरों को लागू करेंगे तो उससे आपकी नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, तो उससे क्या फिर विकास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, आर्थिक स्थिति क्या होती है? आर्थिक स्थिति ये होती है कि हम पहले अपनी सबसे मेन चीज़, हमारी जो जनता है उस पर बोझ न डालें। ऐसी जनता जो एक बड़ा तबका है, 90% जनता गरीब होती है, तो उस गरीब जनता पर हम बिल्कुल बोझ न डालें। और टाउन एरिया की जो घाटे की बात रही, उसको हम दूसरे तरीके से, कैसे हमको उस टाउन एरिया का घाटा भी कवर करना है, उसके लिए तमाम चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। नई नई चीज़ें डेवलप की जाएंगी, उनसे उसका घाटा कवर किया जाएगा, लेकिन उन गरीब लोगों के साथ उस टैक्स को वापस पुरानी दरों पर ले जाया जाएगा। आपने एक 9वें पॉइंट में रखा है कि धार्मिक स्थल, दंगल मैदान और जो मेला की व्यवस्था है, पर अधिकांश सुमेरपुर में धार्मिक स्थल हैं, उसमें भी कब्जा है। दंगल मैदान और जो आपके यहाँ जो सुप्रसिद्ध मेला है वो भी किसी व्यक्ति के ज़मीनों में लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब व्यक्ति की ज़मीनों में न लग के आप नगर पंचायत इनको ज़मीन मुहैया करा के सारी सुविधा उपलब्ध कराएगा? देखिए, जैसे धार्मिक स्थान है या कोई ऐसे स्थान है जो सार्वजनिक है और उन पर अवैध अतिक्रमण है, तो आज के ज़माने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है अवैध अतिक्रमण। लेकिन अगर है तो उससे बात की जाएगी और उसको समझाया जाएगा कि भाई इस चीज़ से कोई मसला ऐसा, इतनी ज़मीनों में कोई आपका कुछ हो नहीं जाना है, उस चीज़ को बैठ के प्यार से निपटाया जाएगा और उस मामले को हल किया जाएगा।
सर, कब्रिस्तान का एक मुद्दा एक ऐसा है जो पिछली उपचुनाव में कुछ लोगों ने कब्रिस्तान का मुद्दा रखा हुआ था, जिसके चलते हुए जो मुस्लिम वर्ग था उन्होंने एक आंख बंद करते हुए उक्त प्रत्याशी को बहुमत साबित किया। तो आप लोगों ने भी फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ओनली एक विशेष वर्ग का वोट लेने के लिए उनको एक प्रलोभन दिया जा रहा है कब्रिस्तान का? मैनिफेस्टो आप थोड़ा सा पढ़ें, अगर उसमें नज़र डालें तो कब्रिस्तान के साथ साथ उसमें हमने जो हिंदुओं का स्थान होता है जिसमें समुदाय हाँ मोक्ष धाम होता है, उसमें पहले हमने मोक्ष धाम भी लिखा है और उसमें कब्रिस्तान भी है। देखिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो सबका प्रतिनिधि होता है। किसी भी धर्म जाति का, किसी भी समुदाय को अगर समस्या है तो उसकी समस्या का हल निकालना ये अध्यक्ष का ही काम है और उसका निकाला जाएगा। सर, आपने ई रिक्शा के लिए भी एक रखा है, ऑटो के लिए भी रखा है, परंतु क्योंकि हमारा सुमेरपुर एक नेशनल हाईवे में ही बसा हुआ है और नेशनल हाईवे में ई रिक्शा और ऑटो चलना प्रतिबंधित हो रहता है, आपने उनको व्यवस्था करने के लिए जो विचार बनाया है, तो क्या आप शासन से मिलके या किस प्रकार से उनको लाभ दिलवा पाएंगे? देखिए, जो ई रिक्शा चलने की बात है तो देखिए हाईवे से तो पूरा हमारा शहर बीचों बीच है, तो ऐसा तो है ना, मैं कह नहीं सकता कि रिक्शा हाईवे में जाएगा ही नहीं या निकलेगा ही नहीं। लेकिन बात ये है कि ई रिक्शा स्टैंड और टेम्पो स्टैंड, ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि ये व्यवस्था कराई जा सकती है और कराने के साथ साथ इससे ई रिक्शा चालकों को और जो टेम्पो स्टैंड वाले हैं चालक हैं, परमानेंट अगर ये व्यवस्था कराई जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं उनको जो एक थोड़ा दौड़ होती है कि मैं उस सवारी को पकड़ लूँ, इस सवारी को पकड़ लूँ, वो भी दौड़ उनके मन से ख़त्म हो जाएगी। सवारी खुद चल के वहाँ तक पहुँचेगी और उनको आसानी से छोड़ा जा सकता है। देखिए, फॉगिंग मशीन वाली जो बात है, चूँकि हमारा नगर अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत है नगर में वो नालियों का पानी का भराव सबसे बड़ी दिक्कत है। पूरे नगर में गंदगी है। कम से कम ये मान के चलिए कि 18 वार्डों में से 12 वार्ड ऐसे हैं जिनमें जल का भराव होता है, गंदगी है। तो गंदगी के कारण मच्छर होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो इसके लिए यहाँ फॉगिंग मशीन का नियमित चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियों का सीज़न आता है तो बहुत सारी एकदम से बीमारियाँ आती हैं। लेकिन अगर फॉगिंग मशीन नियमित रूप से चली तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बीमारियों में कमी आएगी और उससे फ़ायदा होगा। इसमें आपने देखा भी है कि इसके पहले हम फॉगिंग मशीन ख़रीद कर लाए थे और हमने चलाई भी थी। तो अगर टाउन एरिया में फॉगिंग मशीन नहीं है तो हम अपनी मशीन ले जाएंगे, उसको चलाएंगे और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिल के लोगों के साथ की जाएंगी। व्यापारियों के लिए क्या सोचा है? देखिए, व्यापारी जो हमारे नगर का है, तो मैं सबसे पहले तो व्यापारियों की पीड़ा समझता हूँ। नगर के कुछ ऐसे व्यापारी नेता हैं जिन्होंने व्यापारियों का शोषण करवाया है और वो व्यापार मंडल के अपना ऐसे पकड़ के ऐसा बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि मैं व्यापारियों का ठेकेदार हूँ। तो सबसे पहले ये मानसिकता ख़त्म करानी है कि जो पहले किसी अधिकारी को बुला के छापा डलवाया जाए, उसके बाद उस अधिकारी उससे फिर मैनेज कराया जाए कि ये भैया इतने में कर लो, इतने में कर लो। ऐसा मुझे ऐसा कई जगह से सुनने को मिला है कि ऐसा होता है। पहले थाने में ऐसा किया जाता है, कुछ लोग जुआ भी खिलवाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्यापारी बहुत साफ़ सुथरा होता है और व्यापारी को ठेस बहुत पहुंचता है। ये सब चीज़ें बंद कराई जाएँ। सर, मेरा प्रश्न व्यापारियों की सुरक्षा को लेके है, क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं कभी ऐसी आपकी खबरें आती हैं कि वो किसी की दुकान में चोरी हो गई या किसी के ताला तोड़ के सामान ले लिया गया है। नगर में यहाँ तक कि थाने, आपका नगर पंचायत जो थाना है उसके जो आगे बाहर जो कैमरे लगे हुए वो हमेशा बंद रहते हैं। तो क्या हम आपसे एक उम्मीद रखें कि यदि आप नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में उसमें सीट में बैठते हैं तो नगर में सीसीटीवी कैमरे, मतलब चौराहों में, एटलीस्ट चौराहों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराएंगे? नगर के प्रमुख चौराहों में, तिराहों में, ऐसे व्यस्त मार्गों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। और हो सकता है हम अपने घोषणा पत्र में इसको लिख पाए हों या न लिख पाए हों, यह बिंदु नहीं है। बिंदु ये है कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा के साथ साथ जो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, छात्राएँ हैं, उनकी सुरक्षा, जो हमारे रोज़मर्रा के लोग निकलने वाले हैं, बैंक से पैसे निकालने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के साथ ये सब चीज़ें की जाएंगी।
सर आखिरी क्वेश्चन जो मेरा है, जो पर्सनल मेरा क्वेश्चन है कि नगर की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो पिछले नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हों, उनके कार्यकाल का हो, कि जनता अपनी समस्या को लेकर नगर पंचायत जाती है तो नगर पंचायत अध्यक्ष है या अधिकारी हैं उनकी बात सुनते नहीं हैं, या एप्लीकेशन ले लेते हैं 10-10 दिन 15-15 दिन 1-1 2-2 महीने उनकी एप्लीकेशन को जवाब नहीं देते हैं। तो क्या नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में यदि आप बैठते हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था रखेंगे जिनको 10 दिन में 15 दिन की उनकी एप्लीकेशन का, उनके समस्या का समाधान का जवाब मिल जाए? ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि पिछले 5 सालों में तो खैर ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी कुछ ना कुछ काम लेके जब गए हैं तो हमें खुद उस चीज़ से गुजरना पड़ा है। तो जब हम लोगों को उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा तो एक आम पब्लिक को कितना दिक्कत होती होगी, ये बात समझने वाली है। और इसीलिए मैं लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने आशीर्वाद दिया तो एक नियम के तहत एक कार्रवाई मतलब बनाई जाएगी कि अगर ये कागज़ आपको 10 दिन के अंदर बन के मिल रहा है तो मिल रहा है। वो जो व्यक्ति बैठे हैं उस सीट पर, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस काम को कैसे भी करें, उसको करके उस जनता तक उस कागज़ को पहुंचाएं और बिना किसी भ्रष्टाचार के ये सब काम किए जाएं। अभी आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली जो कार्यकाल में जो लाइटें खरीदी गई थी उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये सड़कों के जो निर्माण हुए उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। तो क्या यदि जनता आपको वो मौका देती है तो क्या आप पिछले जो कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और आने वाले कार्यकाल में आप आश्वासन देंगे कि भ्रष्टाचार ना होगा? बिल्कुल, मैं ये जनता से आश्वासन देता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जो कमीशन की बात करते हैं ठेकेदार या कोई भी ऐसी बातें हैं तो उनसे बैठ के बात की जाएगी कि आप काम अच्छे कराइए, हमें अपने नगर को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। और मुझे विश्वास है कि नगर के जो हमारे ठेकेदार हैं वो इस बात को पे राज़ी होंगे और बेहतर कार्य करेंगे और बेहतर कार्य करके नगर को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। अभी तक आपने धीरेन्द्र शिवहरे के चुनावी मुद्दे सुने और ये चुनावी गलियां हैं, इसमें प्रत्याशी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इन्हीं आरोपों में से एक है फीस माफ़ी का आरोप जो धीरेन्द्र शिवहरे के ऊपर लगा है। आपको बता दें कि कुछ विपक्षियों ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल की है जिसमें धीरेन्द्र शिवहरे ने अपनी बात रखते हुए साफ साफ बताया है कि वो किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, जो उनके विद्यालय के नियम है उसी आधार पर फ़ीस माफ़ी होती है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शिवहरे एक केपी इंटर कॉलेज चलाते हैं जिसमें लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है कि यदि उनको नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर बैठाया जाएगा तो वह 5 साल की फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर देंगे, जिसमें हमारे द्वारा पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कोई वादा किया है या नहीं किया, तो धीरेन्द्र शिवहरे ने अपना मत साफ करते बता दिया है कि फ़ीस माफ़ी जैसी कोई योजना नहीं है। देखिए, फ़ीस माफ़ी के लिए सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हो रही है, ये वायरल की जा रही है कुछ विशेष लोगों के द्वारा, तो वो भी मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी पोस्टें क्यों वायरल की जा रही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमसे बन पड़ा है, जैसे हमारे विद्यालय में एक नियम भी है और कई वर्षों से है कि अगर किसी की माता नहीं है तो माता या पिता में से कोई एक नहीं है तो उसकी 25% माफ़ रखते हैं, अगर माता पिता दोनों नहीं है तो 50% माफ़ रखते हैं। कोरोना काल में जैसे उसमें लिखा गया कि कोरोना काल में जब नहीं छोड़ा तो क्यों, तो कोरोना काल में आप आज भी रजिस्टर देख सकते हैं या पूरे अभिभावकों से बात कर सकते हैं। 4 महीने की फ़ीस और गाड़ी की फ़ीस पूरी तरह से माफ़ की गई थी। वो रजिस्टर में उसमें लिखा भी है कि कोरोना काल की फ़ीस छोड़ी गई। और जहाँ तक रही फ़ीस माफ़ी की बात, तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जनता जो है उसको फ़ीस माफ़ी का लालच नहीं हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो गरीब बच्चे होंगे तो अगर हमसे कुछ मदद उनकी हो पाएगी। ये चुनावी बात नहीं है कि मैं उनकी चुनाव के दौरान, ये हमसे जो होता रहा है वो हम करते रहें और जो होगा आगे किसी गरीब व्यक्ति की अगर मदद हम कर पाएँ तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छा समझेंगे। नगर पंचायत सुमेरपुर की जनता से निवेदन है कि
चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जानना आपका अधिकार है और वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है, क्या उन मुद्दों से नगर का विकास संभव है या नहीं, वह अपने घोषणा में दिए गए मुद्दों पर कार्य कर पाएगा या सिर्फ चुनावी वादे ही कर रहा है। ये सब जानने के बाद ही वोट करें। ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र सेवरे, जिनका चुनावी चिन्ह हाथ का पंजा। अब देखना है कि ये जनता को कितना प्रभावित कर सकते हैं और 11 मई को होने वाले चुनाव में जनता कितना सहयोग करेगी। चुनावी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला अफजाई करता है। आपका एक सब्सक्राइब करने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता। मात्र वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले काले या लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब ऑप्शन में जाएं और क्लिक करें और ऑल ऑप्शन अपनाते हुए वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।